Hello everyone, this is the third video of Indian economic development. In this video, we discuss about the also first chapter Indian economy on the eve of independence. But the topic is foreign trade. So first of all, we discuss about the foreign trade. What is foreign trade? Foreign trade means the trade between two or more than two countries. It means uh, we are trading विद अनदर कंट्री, यानी कि हम बिजनेस कर रहे हैं किसी और देश के साथ में, किसी अदर कंट्री के साथ में बिजनेस करें, डेट इज फॉरेन ट्रेड. ओके, यू नो वेरी वेल डेट टाइम आवर फॉरेन ट्रेड कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स बिकॉज ब्रिटिशर्स follow the colonial rule and our foreign trade is held by the britishers and our trading इज अ मोनोपोली कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स. उस वक्त जो हमारा फॉरेन ट्रेड हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और ब्रिटिशर्स ने उसको मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था, मतलब ब्रिटिशर्स जैसे चाहते थे हमें वैसे ट्रीट कर रहे थे. इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि हम क्या कर रहे थे, प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे. और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे. एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप बहुत समझते ही हैं आसानी से. क्या होता है, जब हम कोई सामान अदर कंट्री को सेल कर रहे होते हैं तो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं. जब उस सामान को परचेज कर रहे होते हैं किसी अदर कंट्री से किसी सामान को, तो इंपोर्ट की प्रोसेस होती है. हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हमारी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे. और उन रॉ मटेरियल्स को ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्रीज में ले जाके, ब्रिटेन में ले जाके उसको फिनिश गुड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस से हमको ही सेल कर रहे थे. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इससे जो वैल्यू ऐड हो रही थी वो ब्रिटेन में हो रही थी और जो इस प्रोसेस में बेनिफिट्स मिल रहे थे वो ब्रिटिशर्स को मिल रहे थे, ना कि हमें मिल रहे थे. तो इस तरीके से उन्होंने हमारी फॉरेन ट्रेड को मोनोपोली कंट्रोल किया हुआ था और इसका डायरेक्ट नुकसान हमारी इंडियन इकोनॉमी को हो रहा था. ओके, तो इसमें जो हमारा सामान था रॉ मटेरियल में, वो सिल्क, कॉटन, वूल, सुगर, इस तरीके से सिल्क, कॉटन, वूल, सुगर हो गया एंड इंडिगो और जूट. और भी सामान हुआ करता था जो कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल की फॉर्म में. एंड बाय द रॉ मटेरियल दिस परचेजिंग ब्रिटिशर्स एंड कन्वर्ट इन द फाइनल गुड्स एंड आफ्टर दैट रीसेल इन इंडियन मार्केट. वो फिर से इसको इंडिया की मार्केट में लाके सेल कर रहे थे. तो जिससे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका क्या हो रहा था, ड्रेन हो रहा था. ओके, और हम इंपोर्ट क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स. ये हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, लिख सकते हैं यहाँ पे. और इंपोर्ट कर रहे थे हम फिनिश गुड्स, और कह सकते हैं मशीनरीज, मशीनरी हो सकती है इसमें, और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, क्लॉथ हो सकते हैं. कुल मिला के जो है कि जो भी सामान बन रहा था वो फैक्ट्रियों का जो यूटिलाइजेशन होता है वो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज का यूटिलाइजेशन हो रहा था. वो सामान को वापस से इंडिया की मार्केट में लाके सेल किया जा रहा था, जिसको कि हम लोग परचेज कर रहे थे. अब जो सेकंड पॉइंट है वो है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि इस पर भी मोनोपोली कंट्रोल था कि हम हर किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. जैसे हम जो अपना रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट कर रहे थे किसको, ब्रिटेन को. इस पे उनका मोनोपोली कंट्रोल इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हम मन चाहे देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे. तो सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. इसमें क्या था कि हम जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें 1.5 है ना, आप कह सकते हैं मोर देन, यानी कि मोर देन 1/2 पार्ट एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन. हमको
फोर्सली आधे से भी ज्यादा सामान अपना एक्सपोर्ट करना होता था ब्रिटेन को। क्यों? क्योंकि उनका हमारे ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था। हम चाहे हर किसी को सेल नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो रेट हमें बेशक अच्छा मिल रहा हो, लेकिन हमें किसको सेल करना पड़ा था मजबूरी में? ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था। उसके बाद बचे हुए सामान को हम और कंट्रीज को सेल कर सकते थे, लेकिन उसमें भी कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि हम उस सामान को सेल कर सकते थे चाइना को, श्रीलंका को या ईरान को। रेस्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट टू चाइना, श्रीलंका। देखो उस वक्त जो श्रीलंका का नाम था वो था साइलोन, CEYLON। एंड ईरान, ईरान का नाम हुआ करता था पर्सिया। ये नाम इसलिए लिख दिए मैंने क्योंकि उस वक्त इन्हीं नेम को यूज किया जाता था। तो जो रेस्ट ऑफ गुड्स है उनको हम एक्सपोर्ट करते थे किसको? चाइना को, श्रीलंका को या ईरान को। ये भी मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का कि आप इन्हीं को एक्सपोर्ट करेंगे। तो हर तरीके से उन्होंने हमको बाउंड किया हुआ था। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता हुआ है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे हमारी इंडिया की जो वेल्थ थी, इंडिया का जो पैसा था, उसका क्या किया? ड्रेन किया, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज किया। कहाँ कहाँ यूज किया? तो इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया के पैसे को यूज किया उन्होंने अपने ऑफिस के सेटअप करने में। ठीक है, अपने ऑफिस के सेटअप करने में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। यानी कि ठीक है, ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। एंड इसका जो यूटिलाइजेशन उन्होंने किया उस पैसे का, वो अपने वॉर को फॉट करने में, यानी कि उनकी जो लड़ाइयाँ हुई थी उनको लड़ने में इंडियन वेल्थ का उन्होंने यूज किया। वॉर फॉट बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि हमारा जो इंडिया की जो वेल्थ थी, जो हम एक्सपोर्ट करके और मनी अर्न कर रहे थे, जो भी इकोनॉमी हम इम्प्रूव कर रहे थे, उस इकोनॉमी को उन्होंने अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन किया। यानी कि उसको क्या किया? ड्रेन किया। यानी क्या किया? खाली कर दिया। ड्रेन इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे इंडिया की वेल्थ को क्या कर दिया? खाली कर दिया। कैसे? ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन, हमारे पैसों से उन्होंने ब्रिटेन में ऑफिस का सेटअप किया और हमारे पैसों से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो जो भी चल रहा था उनका मोनोपोली कंट्रोल चल रहा था, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वो लोग मैनेज कर रहे थे। तो इस वाले टॉपिक में बस इतना ही है। एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड में क्या है कि एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। हम अपने प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, और उनसे हमारे ही सामान के बने हुए प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे। इसमें क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे हम? सिल्क हो सकता है, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, इंडिगो का मतलब नील, जूट और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे सामान हो सकते हैं। एंड क्या इंपोर्ट कर रहे थे? फिनिश गुड्स, बने हुए सामान, मशीनरी, कपड़े, कैपिटल गुड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट कहता है कि मोनोपोली कंट्रोल ओवर ऑफ द ब्रिटिश रूल। इन्होंने मोनोपोली कंट्रोल क्या किया होता है? मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज्यादा सामान हम किसको एक्सपोर्ट करने वाले थे? ब्रिटेन को। मोर देन हाफ पार्ट एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। एंड रेस्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट, बचा हुआ सामान हम किसको एक्सपोर्ट कर सकते थे? चाइना को, श्रीलंका को जिसका नाम सेलोन है, और ईरान को जिसका नाम पर्सिया है। थर्ड पॉइंट कहता है वेल्थ ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो भी पैसा हमारे पास बच रहा था एक्सपोर्ट से, जो भी हमको अर्निंग हो रही थी, उसको भी उन्होंने खाली कर दिया, ड्रेन कर दिया। कैसे? जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो उन्होंने वॉर हुए उनके, उसमें हमारे इंडिया के पैसे को खाली कर दिया, इकोनॉमी को ड्रेन कर दिया, और साथ में उन्होंने अपने ऑफिस के सेटअप के लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी को यूज किया। ऑफिस सेटअप कहाँ किया? ब्रिटेन में। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 9, डेमोग्राफिक कंडीशन। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डेमोग्राफिक कंडीशन। टॉपिक नंबर इज 9, डेमोग्राफिक कंडीशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेमोग्राफी। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। ध्यान देना,
जो हमारा पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। ओके, तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट इन 1881 एंड इस सेंसस में बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है एंड इकोनॉमी किस लेवल पे है। तो जो भी कुछ था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, क्योंकि इस वक्त हमारी जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। And after every 10 year conduct of official census going on up to present, यानी कि 1881 के बाद अभी तक हमारे जो ऑफिशियल सेंसस हैं वो एवरी 10 ईयर आफ्टर कंडक्ट किए जा रहे हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। जो लास्ट हमारा ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो 2011 को हुआ था। अब जो हमारा ऑफिशियल सेंसस होगा वो 2021 को होगा। ओके स्टूडेंट्स, एचएस में एक चीज आती है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है उसके लिए बोला जाता है 1921 में मानी जाती है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी कि 1921 के बाद हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आए, इसलिए जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1921 का माना जाता है। अब देखें इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है हमारा हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो उस वक्त इंडिया में लिटरेसी की कमी थी, है ना, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लिटरेसी इन इंडियन इकोनॉमी, सो मोस्ट ऑफ पीपल बॉर्न मोर एंड मोर चिल्ड्रन बेबीज, यानी कि उस वक्त जो बर्थ रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी। हर एक फैमिली में बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन की बर्थ होती थी। एंड आफ्टर दिस लोगों की डेथ भी उतनी ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि एट दैट टाइम देयर इज नो मोर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन स्पेशली रूरल एरियाज एंड पर्सन्स हैव नो जज अबाउट द डिसीज, यानी कि पता ही नहीं कर पाते थे कि बीमारी क्या है और बंदा खत्म हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी। तो ये जो बर्थ रेट है वो बोली जाती है चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। ओके, ऐसे ही है बर्थ रेट में बोलेंगे चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000, यानी कि 1000 लोगों पे पर 1000 इन अ ईयर, ये बर्थ रेट हो गया। सेम एज डेथ रेट है, सेम एज डेथ रेट है। डेथ रेट में क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ओके, यानी कि बर्थ रेट का मतलब चिल्ड्रन की बॉर्न हो रही है पर 1000 इन ईयर, यानी कि 1000 लोगों पर कितने चिल्ड्रन की बॉर्न हुई, कितने चिल्ड्रन बर्थ हुए। ओके, उसके बाद डेथ रेट में कितने लोग की डेथ हो गई पर 1000 पे, यानी कि 1000 लोगों में कितने लोग मर गए कब, एक टाइम जो टाइम पीरियड होगा वो दोनों का सेम होता है इन ईयर, एक साल के अंदर। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। एक्सट्रीमली क्यों लगाया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि उस वक्त जो लिटरेसी रेट था बहुत ज्यादा कम था, थोड़ा बहुत कम नहीं था, बहुत ज्यादा कम था। लोग एजुकेटेड नहीं थे, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, रूरल एरियाज में स्कूल्स नहीं थे तो बहुत लिटिल क्लास तक स्कूल थे, कह सकते हैं प्राइमरी तक स्कूल्स रहे होंगे। बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अप्रॉक्स 85% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन एग्रीकल्चर वर्क एंड लिव्स इन रूरल एरियाज। उस वक्त अर्बनाइजेशन नहीं था, शहरीकरण नहीं था, क्योंकि हमारे पास बिजनेस नहीं थे और भी बहुत सारे रिसोर्सेज की हमारे पास कमी थी, स्कार्सिटी थी। ओके, सो उस टाइम जो हमारी ओवरऑल जो लिटरेसी रेट थी वो थी अप्रॉक्स 16%, कह सकते हैं 16% हमारा लिटरेसी रेट थी।
एंड स्पेशली वुमेन की बात की जाए तो वुमेन के केस में अप्रोक्स 7% लिटरेसी रेट हुआ करती थी इस वक्त, ठीक है। यानी कि लेडीज के रेट में बहुत ज्यादा कम था, लेडीजों को पढ़ाना नहीं अच्छा समझा जाता था, उनकी एक छोटी सी एज में शादी करने पे फोकस किया जाता था या उनको घर के काम वर्क में इन्वॉल्व रखा जाता था, तो उनकी जो लिटरेसी रेट थी और ज्यादा कम थी, वो 7% थी और ओवरऑल कितनी थी 16%। थर्ड है हमारा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज से जो मीन्स है वो हमारा साफ सफाई से है। जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज थी वो बहुत कमजोर थी, बहुत ज्यादा वीक थी, क्योंकि हम लोगों में इतनी अवेयरनेस कर नहीं थी, हम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, सैनिटेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा साफ पानी पीना या एयरबॉर्न डिसीज भी उस वक्त हुआ करती थी, जिसमें दिया हुआ है हमारे यहाँ वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीज हुआ करती थी, वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीज। तो उस वक्त जो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से, लो सैनिटेशन की वजह से, लो अवेयरनेस की वजह से, कह सकते हैं लो एजुकेशन की वजह से, लिटरेसी की वजह से हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज थी, हेल्थ फैसिलिटीज वो भी बहुत कम थी, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ जो डिसीज थी वो एयर एंड वाटर बोर्न डिजीज थी, जैसे हैजा होता है, डायरिया होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि किसी चिल्ड्रन की बर्न हुई, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद एक 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसा पहले बहुत हुआ करता था कि चिल्ड्रन की बॉर्न हुई एंड आफ्टर बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ लाइफ ही और शी गोज टू डेथ, यानी कि ऑन पर 1000 बॉर्न ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा हम बोल सकते हैं। कह सकते हैं पर 1000 बॉर्न ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि पर 1000 लोगों पे मरने वाले चिल्ड्रन की नंबर, ठीक है, पर 1000 बॉर्न ऑफ चिल्ड्रन बिफोर completing 1 year of life he or she goes to death। यानी कि वो खत्म हो जा रहे थे पर 1000 चिल्ड्रंस पे, यानी कि 1000 चिल्ड्रंस के पैदा होने पे, 1000 चिल्ड्रंस के पैदा होने पे कितने बच्चे 1 साल से पहले, 1 ईयर बिफोर, यानी कि उनकी जो लाइफ है 1 साल पूरी नहीं हो पा रही थी और उससे पहले वो खत्म हो जा रहे थे, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये इस वक्त, उस वक्त बहुत ज्यादा हाई था। उस वक्त जो था हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो था अप्रोक्स 218, यानी कि 218 बच्चे उस वक्त खत्म हो जाते थे पर 1000 के हिसाब से, अप्रोक्स 218। और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, ईयर 2011 सेंसस में जो डेटाज है, डेटाज काफी अप्रिशिएट है और डेटाज है हमारे 44 पर 1000, यानी कि उस वक्त हमारे 218 बच्चे खत्म हो जाते थे 1000 बच्चों पे, ऐसे आप समझ सकते हैं 218 चिल्ड्रन की डेथ हो जाती थी पर 1000 पे, कब कॉलोनियल टाइम पे या इंडिपेंडेंस से पहले। और अब 2011 के डेटा कह रहे हैं कि ये जो डेटाज हैं काफी एप्रिशिएट हो गए हैं। पहले 218 की डेथ होती थी अप्रॉक्स, अब 44 की डेथ होती है। तो इसमें भी ज़्यादातर जो डेटाज हैं 44 वाले जो डेटाज हैं प्रेजेंट में अभी रूरल एरिया से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे
मदर की केयर नहीं की जा रही है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे ऐसे डेटा आ रहे हैं। उसके बाद है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ डेथ रेट क्या है नॉर्मल, यानी कि ऑन एन एवरेज कितने ईयर के लोग खत्म हो जाते हैं। तो उस वक्त का जो डाटा है हमारे यहाँ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, वो है हमारा 44 ईयर्स का, यानी कि अप्रोक्स 44 साल के पर्सन की डेथ हो जा रही थी। ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी 44 साल का ही खत्म हो रहा था, जो एवरेज है वो ये है, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल एंड एक्सपेक्टेड टू लाइफ, ये हम लिख सकते हैं। ओके, एवरेज नंबर of people average number of years for which people are expected to life। ओके, यानी कि उस वक्त जो हमारा एवरेज डेथ ईयर्स आ रही थी वो लगभग 44 आ रही थी, तो डेटा काफी डाउन है, लगभग 44 साल के लोगों का डेटा आ रहा था। और लेकिन प्रेजेंट में डेटा काफी अप्रिशिएट हुआ है। अब डेटा जो निकल के आ रहा है 68 ईयर का निकल के आ रहा है। 68 ईयर के जो हमारा जो एवरेज डेथ रेट है 68 ईयर्स का निकल के आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब पॉवर्टी बड़े लेवल पे थी। तो आप समझ ही रहे हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसोर्सेज कम हो गए, उसका उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मोनोपोली कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। सर्विस सेक्टर इतना इफेक्टिव नहीं था, गवर्नमेंट के प्रोवाइड किए हुए रिसोर्सेज इतने सफिशिएंट नहीं थे, तो इन सब की वजह से हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, जो मोर्टेलिटी रेट है इन्फेंट वो भी हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम था, हाई डेथ रेट था, हाई बर्थ रेट था। तो इन सब के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो हमारा कह सकते हैं जो पॉवर्टी थी वो वाइड स्प्रेड थी, बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि ओवरऑल देश में हर जगह देखा जाए तो गरीबी ही गरीबी देखने को मिल रही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो की हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा बुक्स के नोट्स।